हाँ जी भाई बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सब बच्चों को आ रही है बेटा? यस यस सर। गुड इवनिंग सर। यस आ रही सर। आवाज? गुड इवनिंग बेटा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा आज की क्लास के साथ, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो कुछ क्वेश्चंस मैं साथ में बोर्ड मतलब यहाँ पे करूँगा, फिर मैं आपको टाइम दूंगा कॉपी करने का। आप साथ साथ मत कॉपी कीजिएगा, क्योंकि बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं और बड़े सारे क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम्स में आते हैं। कहते हैं सबसे पहला, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच ऑफ द कार्बन। मैंने आपको बेटा कल की क्लास में भी बताया था कि अगर कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड हैं तो बेटा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इस वजह से बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp2। और अगर कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड है, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp, क्योंकि इस केस में उसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो ये हमें नॉलेज याद रखनी है, जो 12th में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब आप देख सकते हैं बेटा, हाइड्रोजन जितने भी आएंगे बेटा वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये वाला कार्बन sp2 हो जाएगा, और इसके अंदर दोनों डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, sp। अब आप देख सकते हैं इस कार्बन के अंदर 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिंगल बॉन्ड है, तो बेटा अगर 3 सिंगल बॉन्ड है तो फोर्थ भी सिंगल ही होगा, तो ये क्या हो गया, sp3। अच्छा, इसके साथ कौन सा बॉन्ड हाईलाइटेड नजर आ रहा है आपको बेटा? सिंगल। नहीं बेटा, इसके साथ ये डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो ये sp2 हो गया। और इसके साथ भी डबल बॉन्ड आ रहा है ना बेटा, तो ये क्या हो गया, sp2। अब इस कंपाउंड को देखो, पहले तो इसकी शक्ल देखो, ये है क्या, ये है बेटा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो बेटा ये वाला sp3 है, ये वाला sp3 है, और ये वाला क्या है, sp2। अब आप इस कार्बन को देखोगे बेटा, तो ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन ये वाला जो है वो क्या है, sp। और ये बेटा बेंजीन है, बेंजीन के अंदर बेटा ऑल 6 कार्बन बेटा क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है इंडिकेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग। बेटा C6H6, ये हो गया बेटा C6H6। इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है, सिग्मा कितने हैं काउंट कर लो, 12 सिग्मा बॉन्ड है, 6 कार्बन कार्बन के बीच में और 6 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। दूसरा आता है बेटा C6H12। अब इसके 2 ऑप्शंस बनती हैं, या तो ये साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है, अगर साइक्लोहेक्सेन हुआ तो बेटा इसके अंदर 18 नहीं 6, हाँ 6, 18 सिग्मा बॉन्ड होंगे। और
अगर ये हुआ बेटा हेक्सीन 4 5 डबल बॉन्ड CH2, तो बेटा इसके अंदर एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बॉन्ड जो है बेटा वो सिग्मा हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। CH2 CH2Cl2, इसको अगर हम देखेंगे इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसको अगर आप देखते हो तो इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है और सिग्मा कितने हो गए, 2 3 4 5 6 सिग्मा हो गए। इसकी अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर एक पाई बॉन्ड हो गया और सिग्मा कितने हो गए, 3 4 5 6 सिग्मा हो गए। और लास्ट देखते हैं ये वाला कंपाउंड, तो इसके अंदर बेटा एक पाई बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए। कर लो बेटा कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं हटा रहा हूं और हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 की, जो इसी पेज को बिलोंग करता है। तो थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है कि आपको इनके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले लिखने हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो एक ऐसे कर देंगे, एक ऐसे कर देंगे और इसके साथ OH दिखा देंगे। ये हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कहते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4। अच्छा, 4 के साथ अल है, तो ये देखो बेटा मैंने डबल बॉन्ड O साथ में बॉन्ड H लगा दिया, तो ये हो गया हमारा पहला कार्बन। अच्छा, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है। तो 2 और 3 पे वो कह रहे हैं डाइमिथाइल आना चाहिए, तो आपने डाइमिथाइल दिखा दिया। हेप्ट का मतलब हो गया 7 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7। और फोर्थ वाले पे क्या कह रहा है, ओन आ रहा है, तो ये देखो 4 वाले पे मैंने ओन लगा दिया। फोर्थ क्वेश्चन कहते हैं गिव द आयुपैक नेम। अब आपको इसका नाम लिखना है। ये तो बेंजीन रिंग हो गया, तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, तो ये आ जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन। अगर मैं एल्केन चेन को लेता हूं, अदरवाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्रोपाइल बेंजीन। तो इसके 2 नाम निकल के आते हैं, हमने लिख दिया। इस केस के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। पांचवे कार्बन के हिसाब से ये बन जाएगा पेंटेन नाइट्राइल, क्योंकि पेंटेन नाइट्राइल में ये आ गया और तीसरे पे मिथाइल आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। या फिर इसका हम एक और नाम दे सकते हैं,
अब हम हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 कार्बन पे आ जाएगा साइनो, ठीक है, इसका नाम हम दूसरे कलर से दे देते हैं। अगर मैं इसको काउंट कर लूं 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये आ जाएगा पहले कार्बन पे क्या आ गया, साइनो, दूसरे कार्बन पे क्या आ गया, मिथाइल, और बाद में क्या आ गया, ब्यूटेन। तो मैं दोनों तरीके से नेम दे सकता हूँ। इसके अंदर यहां से चेन शुरू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये आ जाएगा 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। इसका नाम देंगे तो क्लोरोब्रोमो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, यहां से शुरू करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से 3 पे ही ब्रोमो आ रहा है, 3 पे ही क्या आ रहा है, क्लोरो हेप्टेन। ये हो गया एल्डिहाइड, तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो प्रोपेन 1 अल। और यहाँ पे OH इज द मेन, तो ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन आ गया, तो 2,2 दो क्लोरीन है ना, डाई क्लोरो इथेन 1 ऑल। फिफ्थ कहता है इनमें से कौन सा नाम सही है, 2,2 डाइमिथाइल होना चाहिए कि 2 डाइमिथाइल होना चाहिए। 2,2 dimethyl. वेरी गुड, ये सही है बेटा, ये गलत है। अच्छा, 2,4,7 होना चाहिए ट्राई कि 2,5,7 ट्राई होना चाहिए। 2,4,7. वेरी गुड, सम ऑफ लोकन, तो ये गलत है, 2,4,7 वाला सही है। अच्छा, वेरी नाइस नेम, 2 क्लोरो 4 मिथाइल होना चाहिए कि 4 क्लोरो 2 मिथाइल होना चाहिए। सर 2 chloro 4 methyl। वेरी गुड, है ना, तो ये गलत हो गया, है ना। और बाद में वो कहता है ब्यूट 3 आइन 1 ऑल कि ब्यूट 4 ऑल 1 आइन, प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए ज्यादा, So but 3 All. in 1. वेरी गुड, ये गलत हो गया, है ना। कर लो बेटा, कॉपी कर लो फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ कहता है राइट द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द फॉलोइंग, जिनकी होमोलोगस सीरीज इनसे बिगिन होती है। अब कोई मुझे बता सकता है कि ये ए वाली किसकी होमोलोगस सीरीज है, कार्बोक्सिलिक Oxalic एसिड। acid. Carboxylic कार्बोक्सिलिक acid. एसिड। ये वाला बेटा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, मीथेनोइक Sir, एसिड। मिथेनोइक एसिड। तो बेटा इसके अगला वाला कौन सा हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ये हो गए 5। क्या मुझे कोई बता सकता है कि बी वाला पार्ट कौन सी होमोलोगस सीरीज है, कीटोन। 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 तो ये हो गया बेटा प्रोपेनोन, अगला वाला क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन एंड सो ऑन। ये वाला बेटा कौन सा होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन। वेरी गुड, एल्कीन। तो बेटा ये कौन है, इथीन। इसका अगला क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसे ही टाइम पास क्वेश्चन हो गया। सेवेंथ कहता है इनके कंडेंस और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज बताने हैं और आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मैं इनके कंडेंस और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो जो जिसके ड्रॉ होते हैं मैं वो करके बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें से एक आधा तो बड़ा ही टेढ़ा सा है, स्पेशली बी पार्ट। तो देखो बेटा, सेवेंथ का ए पार्ट, इसमें वो कहता है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। पहले तो 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए 5 पेंटेन, और 2 और 2 4 पे देखो बेटा, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया बेटा इसका क्या, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर।
ठीक है। अब वो कहता है कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाना है। अब कंडेंस्ड फॉर्मूला बेटा कैसे बनाया जाता है, जरा देखो बेटा। CH3 होल थ्राइस C। सर ये देखो, एक CH3, दो CH3, तीन CH3 इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद आ गया CH2 और उसके बाद आ गया CH और उसके बाद आ गया CH3 होल ट्वाइस। ठीक है, टाइम पास वाला क्वेश्चन है। बी पार्ट देखो बेटा, कहता है 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो ऐसी बहुत ही बकवास क्वेश्चन है। CH2 COOH बॉन्ड COOH, इसके साथ क्या आ रहा है बेटा OH, बॉन्ड CH2 COOH। इसके लिए तो सिर्फ यही ड्रॉ कर दो, बस बहुत है। सी पार्ट, हेक्सेन डायअल 1 2 3 4 5 6 और पहले और 6th कार्बन पे एल्डिहाइड आ रहा है। इसको कैसे ड्रॉ करोगे, HCHO ये हो गया, उसके बाद CH2 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 3 4 और बाद में CHO। उसने ये भी पूछा है कि भाई इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। बेटा पहले वाले के अंदर एल्काइल ग्रुप फंक्शनल है, दूसरे वाले के अंदर बेटा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तीसरे वाले के अंदर बेटा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। 8th क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। ये देखो बेटा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। OMe, बेटा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोक्सी। मैंने बताया था बेटा पहले भी आपको, OMe को बेटा हम कहते हैं मिथॉक्सी, OET को बेटा हम क्या कहते हैं, इथॉक्सी। अगर सिर्फ ME लिखा है बेटा उसको हम कहते हैं मिथाइल, और अगर ET लिखा है तो उसको हम क्या कहते हैं, इथाइल। अच्छा, ये इसके अंदर एक और भी है बेटा, ये कौन सा हो गया, अल्कोहल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा इसके अंदर, अमीन। ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, एस्टर। एस्टर के बाद यहाँ पे N के साथ दो एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमीन। मतलब अमोनिया का हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप आ गए। इसके अंदर क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, अनसैचुरेशन। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रो। ठीक है, तो कॉपी कर सकते हैं बेटा ये सारा आप। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस और अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कहते हैं इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या सिचुएशन है, कौन आपको लगता है ज्यादा स्टेबल है और क्यों है। तो अगर मैं इन क्वेश्चंस के आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं तो ही आपको आइडिया होगा, अदरवाइज तो आपको आइडिया नहीं होगा। अब मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं, अगर बेटा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये लोन पेयर हो गए, N पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, CH2
CH2 और O पे चार्ज क्या आ गया माइनस। और दूसरा जो हमारा कंपाउंड है वो है CH3 CH2 और O पे आ गया माइनस। अब सिचुएशन क्या है जरा पहले इसको समझो। अब हुआ क्या हुआ है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है। आई रिपीट, दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है। तो इस स्पीशीज को जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है को हम कैसे स्टेबलाइज करें? बाय कंबाइनिंग एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। withdrawing group. वेरी गुड। तो बेटा अगर आप इसको देखें तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा ताकि ऑक्सीजन पे जो इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बैलेंस आउट हो जाए, प्लस इसके खुद की भी बेटा क्या होती है रेजोनेंस, तो ये स्टेबलाइज कर जाएगा। लेकिन इसके अंदर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है नेचर में, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे पास करेगा और इस O को और ज्यादा क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज। पर यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इस ऑक्सीजन को बेटा क्या कर देगा, स्टेबलाइज बाय खींच के इलेक्ट्रॉन और खुद रेजोनेंस में इन्वॉल्व होकर। तो 9th का आंसर मैं आपको खुद लिखवाऊंगा, तो जरा लिखिए इसका आंसर। लिखिए, फर्स्ट कंपाउंड इज मोर स्टेबल बिकॉज presence of electron withdrawing group, that is NO2, because presence of electron withdrawing group, that is NO2, withdraws electron density, withdraws electron density, hence stabilizes the anion. देखो नेक्स्ट पैराग्राफ से, whereas in the second compound, whereas in the second compound presence of electron donating methyl group presence of electron donating methyl group further increases ED, further increases ED, ED मतलब electron density, hence destabilizes the anion, hence destabilizes the anion. ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो, दोनों साथ में ड्रॉ करना जरूरी है। हटा दो भाई ये सब। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, ये हमने कल की क्लास में किया था। एक्सप्लेन व्हाई एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर्स एक्ट करते हैं जब वो पाई सिस्टम के साथ अटैच हो जाते हैं।
तो इसके लिए मुझे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपके साथ एक दूसरी स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूं कि एल्काइल ग्रुप जब कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ जुड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स क्यों हो जाते हैं। तो अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब हम बेंजीन रिंग के साथ एल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं तो ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को दे देता है। कैसे, जरा ध्यान से देखना। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना लेते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पोजीशन पे आ जाते हैं। तो ये जो कुर्बानी हाइड्रोजन ने दी है तो उसके बदले हम हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। हाँ जी बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो एल्काइल ग्रुप अटैच हुआ है पाई सिस्टम के साथ तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे एक्ट कर रहा है। तो हमने अभी देखा कि हमने बेंजीन रिंग के साथ एल्काइल ग्रुप जोड़ा है तो एल्काइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को दी बेंजीन रिंग के। तो जो कुर्बानी हाइड्रोजन ने दी है अपना सिग्मा बॉन्ड हटाकर, ठीक है ना, डबल बॉन्ड रिंग के साथ लगाने के लिए, तो उसको उसके बदले में क्या मिलता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। और अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अब दोबारा यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को क्या मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्टेबिलिटी। ये यहाँ पर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ठीक है, और फाइनली जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दोनों पे बॉन्ड बनाएगा तो ये वापस चले जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब ये है कि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर इसलिए एक्ट करता है क्योंकि वो अपने आप को हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करके क्या कर लेता है, स्टेबलाइज कर लेता है। तो जरा लिखिए इसका आंसर। लिखो, when alkyl group is attached to conjugated system, बच्चों लिख रहे हो ना आंसर? Yes, Yes, sir. sir. When alkyl group is attached to a conjugated system, comma, alkyl group act as electron donors, alkyl group act as electron donors because they can stabilize themselves by hyperconjugation. Because they can stabilize themselves by hyperconjugation. ये स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं स्क्रीन स्टॉप करके वापस जा रहा हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं
रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की मदद से इन कंपाउंड्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो और कर्व्ड एरो नोटेशन भी दिखाओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, किस फॉर्म के अंदर चला गया एंड सो ऑन। बेटा फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसका भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है बेटा नोट्स के अंदर। हमने एल्डिहाइड की भी रेजोनेंस ड्रॉ करी थी बेटा नोट्स के अंदर। कोई मुझे चेक करके क्रॉस चेक करके बता सकता है कि ये वाला बेंजल्डिहाइड का है कि नहीं है? आई नो रिमेम्बर, ये तो हमने ड्रॉ किया था, ये भी हमने ड्रॉ किया था। कोई बेंजल्डिहाइड का चेक करके ड्रॉ करके मुझे बता सकता है किसी के पास अगर नोट्स हो आगे पीछे हैंडी? सर एक से ई भी बेटा नोट्स में है, लास्ट क्लास में हमने ड्रॉ किया था, कल की क्लास के अंदर बेंजल्डिहाइड का हुआ है ना। तो बेटा ए बी डी और ई ये चारों पार्ट्स बेटा आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम बचाना चाहता हूँ इस वजह से। रही बात बेटा सी और एफ की, वो मैं आपके सामने अभी ड्रॉ कर देता हूँ कि कर्व्ड एरो नोटेशन से कैसे। बेटा ये देखो CH3 है, ये देखो CH3 है, ये आ गया बेटा CH डबल बॉन्ड, ये आ गया बेटा CH, ये आ गया CH डबल बॉन्ड O, और O पे बेटा क्या हो गए लोन पे। अब होगा क्या कि बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन इस O के पास जाएंगे तो इस कार्बन पे बेटा चार्ज क्या आ जाएगा? अगर कार्बन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स O के पास चले गए तो बेटा ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा क्या? नेगेटिव। नेगेटिव। तो C पे चार्ज क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। उसी समय ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। तो बेटा इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। इसी को देखो बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम कैसे देखेंगे? CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, और ये आ गया बेटा CH2। ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इधर आ जाएंगे तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इसी के पास चला जाएगा। CH3 पॉजिटिव सिंगल, ये आ गया बेटा CH2। तो बेटा E C और F पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। 12th क्वेश्चन कहता है व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स। बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं जो पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल हो सकती हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती हैं, इनको हम कहते हैं लुईस एसिड। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं जो नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो ये क्या होते हैं? लुईस बेसिस। ये सब आपको एग्जांपल्स नोट्स में मिल जाएंगे। 13th क्वेश्चन कहता है जो पोर्शन डार्क हुआ है पहचानो कि बेटा वो इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। कोई मुझे बता सकता है कि HO नेगेटिव क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड। क्या मुझे कोई बता सकता है कि बेटा CN माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। क्या मुझे कोई बता सकता है CH3C पॉजिटिव O क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो कर लो बच्चे, कॉपी कर लो फटाफट जो जो आपने कॉपी करना है। अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो इन तीन चारों में से जो जो आपको मैंने नोट्स में पहले ड्रॉ किए हैं, जो भी स्ट्रक्चर बोलोगे मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा, फिर आप बेशक बाद में आराम से कॉपी करते रहना। तो मैं हटा रहा हूँ ये सब, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की।
कहता आपको बताना है कि इसमें किस टाइप की रिएक्शन हो रही है। बेटा हमने 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो हमको उसमें से देख के बताना है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। मैं आपको बताता हूँ तरीका कैसे है। देखो बेटा ये कौन सी चीज है, HS माइनस। अगर आप देखो HS माइनस इसको हटा रहा है, इसकी जगह पे आ रहा है, और Br माइनस बाहर आ गया। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, कौन सी है बेटा? Substitution. लेकिन कौन सी वाली सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक के फ्री रेडिकल? Nucleophilic. वेरी गुड, ये है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो बेटा CH3 होल ट्वाइस 2 CH था, HCl आया और एक Cl यहाँ चला गया और ये वाला H जो है वो यहाँ चला गया। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है बेटा? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट के एडिशन। एडिशन। वेरी गुड, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया। अब देखो बेटा ध्यान से, OH माइनस की प्रेजेंस में Br भी हट गया और H पॉजिटिव भी निकल गया जो पानी के साथ चला गया। मतलब Br बाहर हो गया और यहां से H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ निकल के पानी बाहर हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है? मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल गया, ये पहले नहीं था। रीअरेंजमेंट, एलिमिनेशन, एडिशन के सब्स्टिट्यूशन? Rearrangement. नो, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल बाहर आया है, पानी, ओ H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एलिमिनेशन। ठीक है। अच्छा बेटा डी पार्ट में देखो, शायद आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। CH3 हमारे पास बेटा 3 है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है CH2 के साथ क्या आ रहा है? OH, है ना। तो ये कितने कार्बन हो गए, जरा मैंने कोई कार्बन गलत तो नहीं ले लिया। अगर इसके साथ 4 हो गए तो इसके साथ भी CH2 आना चाहिए जो वहां पे मिसिंग था। ठीक है। अच्छा अब इसकी रिएक्शन हुई HBr के साथ। अच्छा अब जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो ये है, CH3 आ रहा है 2, और इसके साथ Br आ गया, फिर CH2 आ गया, फिर CH2 आ गया, फिर CH3 आ गया, और साथ में आ गया पानी। मैंने लगता है एक कार्बन कम ले लिया है। 1 2 3 4 5 6, 4 5 सब कुछ ठीक ठाक है बेटा। ये रिएक्शन हुई है। अब जरा मुझे बताओ कि इसके अंदर हुआ क्या है। कोई हटा है बेटा इस रिएक्शन के अंदर जो मुझे नजर आ रहा है? वेरी गुड, जो मुझे नजर आ रहा है H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव। और देखो बेटा पानी में भी H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। तो H पॉजिटिव तो यही रहा, ये Br ने OH नेगेटिव को हटाया। तो बेटा ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन OH नेगेटिव जिस जगह से हटा, Br नेगेटिव उस जगह पे नहीं आ गया, वो किसी और जगह पे आ गया। तो बेटा ये कॉम्बिनेशन हो गया साथ में किसका? रीअरेंजमेंट का। तो इसके अंदर 2 रिएक्शंस हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और साथ में क्या है? रीअरेंजमेंट। ठीक है, आप कॉपी कर लेना इसको। 15 क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि इन 2 मेंबर्स के बीच में क्या हो रहा है। ये दोनों पेयर क्या है? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है? ज्योमेट्रिकल में तो बेटा सिस ट्रांस आता है,
रेजोनेंस में तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन जाते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन जाते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है? Structural isomer. वेरी गुड। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के एग्जाम्पल है। और इसके दो पार्ट और है जो नेक्स्ट पेज पे है, तो वो आप ड्रॉ कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स देखते हैं बेटा। तो जरा देख कर बताओ कि ये जो दोनों है बी पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को? Geometry. Geometrical. वेरी गुड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और जो बेटा सी पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Resonance. वेरी गुड। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजोनेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15th क्वेश्चन। हम बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। तो ये ज्योमेट्रिकल है और ये क्या है? रेजोनेंस है। 16th क्वेश्चन कहता है कि रिएक्शंस को देख के बताओ होमोलिसिस है, मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास ले जाओ, कि हेट्रोलिसिस है, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाएगी। और ये भी बताओ कि जो इंटरमीडिएट आ रहा है वो फ्री रेडिकल है, कार्बोकैटायन है कि कार्बन आयन है। सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करेंगे। बताओ भाई क्या हो रहा है, ये होमोलिसिस के हेट्रोलिसिस? Homolysis. Homolysis. तो बेटा अगर होमोलिसिस होता है तो होमोलिसिस से जो स्पीशीज आती हैं वो कौन होती हैं बेटा? Free radical. वेरी गुड। जहां पे भी बेटा होमोलिसिस होगा वो क्या जनरेट करेगा? फ्री रेडिकल। वहां पे कभी भी प्लस माइनस चार्ज नहीं आएगा। बी पार्ट बताओ। Heterolysis. वेरी गुड। ये क्या हो गया बेटा? हेट्रोलिसिस। और वो कह रहा है कि कार्बन पे चार्ज नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या है? कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल के कार्बन आयन? Carbon ion. कार्ब एनायन। ये क्या हो गए बेटा? दोनों फ्री रेडिकल। अब बताओ, देखो बेटा ये कंपाउंड है और कुछ हुआ और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या है? होमोलिसिस, Heterolysis. हेट्रोलिसिस है। अच्छा, यहाँ पे इस पे चार्ज पॉजिटिव आ गया कार्बन पे, तो ये क्या है? Carbocation. कार्बोकेटायन। अच्छा, ये बेंजीन रिंग थी, उसके पास एक चार्ज स्पीशीज आई, जो फाइनली बचा उसके ऊपर भी चार्ज आ रहा है, तो हेट्रोलिसिस है कि होमोलिसिस है? Heterolysis. Heterolysis. हेट्रोलिसिस। और ये क्या हो गया बेटा? कार्बोकेटायन। कर लो कॉपी। तो हटा दो बेटा सब। Yes, sir. तो 17th क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बेटा, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? तो आपको उसके आंसर नोट्स में मिल जाएंगे। कहते हैं कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कॉन्सेप्ट्स को सबसे अच्छा एक्सप्लेन करती है बेटा? इन ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा पहले तो समझो कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है बेटा? एल्काइल ग्रुप, बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड एच। बेटा एसिड बनने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को ये वाला H पॉजिटिव खींचना पड़ेगा। सॉरी, ये वाला जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रॉन जो है बेटा H का खींचना पड़ेगा, तभी तो वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो मैं इस ऑक्सीजन पर क्या करूं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करवाऊं, ताकि ये
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच ले। सर डिक्रीज कराओ। वेरी गुड। अगर बेटा मुझे इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करानी है तो बेटा मुझे कौन सा ग्रुप लगाना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। वेरी गुड। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो बेटा यहां पर तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है Cl। अब अगर मैं आपको सिर्फ इसकी शक्ल दिखाऊं तो ये हो गया कार्बन Cl, ठीक है, ये हो गया Cl, ये हो गया C, डबल बॉन्ड O, ये हो गया बेटा A। अब बेटा ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से खींचता है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, कार्बन इससे खींचेगा, ये ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन H से खींच लेगा। इसीलिए जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाती है। तो जरा बेटा 17th लिखो, ए पार्ट का आंसर। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा कि एसिडिटी कैसे होती है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड can give H positive. Carboxylic acid can give H positive. Therefore, to stabilize its anion, or to increase its acidity, electron withdrawing groups should be present. Electron withdrawing groups should be present. Full stop. Also, more the number of EWG, more the number of EWG more is the acidity. Also more the number of EWG, more is the acidity. तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन सा ग्रुप लगाएं तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो बेटा अगर कौन सा ग्रुप लगाएंगे तो उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी? डोनेटिंग ग्रुप। और बेटा जितने ज्यादा लगाओगे उतनी कम हो जाएगी। ये देखो बेटा, ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? एक। इस केस में कितने हैं? दो। इस केस में कितने हैं? तीन। जितने ज्यादा लगाओगे एसिडिटी उतनी बढ़ जाएगी, इसलिए सिर्फ एक लगाने वाला ज्यादा कंपैरिजन में एसिडिक है। तो बेटा बी पार्ट का आंसर लिखो। लिखो कॉन्वर्सली, मतलब इसका उल्टा। कॉन्वर्सली, presence of electron donating group, conversely, presence of electron donating group decreases acidity because it destabilizes anion. Conversely, presence of electron donating group destabilizes acidity or destabilizes the anion. Full stop.
also more the number of electron donating group, less is the acidity. Also more the number of electron donating group, less is the acidity. कर लिया बच्चों कॉपी? ये कॉपी कर लो बेटा फटाफट, जो जो कॉपी करना है। समझ में आ गया आई होप। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे तो बेटा एसिडिटी कम हो जाती है। ये पास करेगा, ये भी पास करेगा, ये भी पास करेगा, ये फर्दर पास करेगा, ये फर्दर पास करेगा। ऑक्सीजन को फिर क्यों जरूरत पड़ी है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने की, जब उसको बैठे बिठाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, क्योंकि इस साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास अपने आप आ रही है। कर लो बेटा कॉपी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा फ्रॉम 18 से लेके आगे तक, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। और जो इस पेज में जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो है एक 36, 38 और 40। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दे रखा है, इसमें बताना है कि सेकंड और थर्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अच्छा, बड़ी चालाकी से उन्होंने क्वेश्चन दिया है। पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा सेकंड और थर्ड कार्बन है कौन से। चेन शुरू कहाँ से होगी, लेफ्ट से के राइट से? तो कहाँ शुरू होगी बेटा? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा प्रेफर लेफ्ट से। लेफ्ट से बेटा। ये आएगा फर्स्ट, ये आएगा सेकंड, ये आएगा थर्ड। ये वाला कार्बन बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी। अगर आपने राइट से करी खराब हो गया। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। मुझे इनकी शक्लें ड्रॉ करने दो बेटा। CH3, C, CH3, CH3 और CH पॉजिटिव। दूसरा वाला क्या है बेटा? CH3, C, CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये आ गया CH3। ठीक है, ये हो गया A पार्ट, ये हो गया B पार्ट। C पार्ट देखते हैं बेटा, वो कह रहे हैं CH3, CH2 और CH2 पे पॉजिटिव, और D पार्ट जो है वो हम ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। वो क्या है बेटा? CH3, CH पॉजिटिव है और साथ में आ रहा है बेटा CH2 और CH3। हो सकता है कि आपको बेटा आंसर पता हो, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सिखाऊंगा। पहले तो मुझे ए पार्ट बताओ, ये किस टाइप का कार्बोकैटायन है? इस कार्बन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? बेटा ये पूरा एक ही ग्रुप है, तो बेटा ये क्या हो गया? प्राइमरी। इस कार्बन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 1, 2, 3, तो बेटा ये हो गया टर्शरी। इस कार्बन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? बेटा एक ही है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी। इस कार्बन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 1, 2, तो बेटा ये कौन हो गया? सेकेंडरी। कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी। तो बेटा ऑप्शन इज बी। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा वो है 40th। कहते हैं इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो। OH
आयोडीन की जगह पे आ गया CH3OH और Ki। ये किस टाइप की रिएक्शन है? एलिमिनेशन, एडिशन के सब्स्टिट्यूशन? Substitution. कौन सा वाला, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? Nucleophilic. वेरी गुड, क्योंकि बेटा OH नेगेटिव यहाँ से निकल रहा है और I नेगेटिव वो रिप्लेस कर रहा है, तो ये कौन सी होगी बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कर लो बच्चे कॉपी।